नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 10th क्लास हैं उसकी एसएसटी की जो न्यू बुक आई है उसके बारे में। तो हम लोग एक मतलब सीरीज़ लेके चल रहे हैं कि राजस्थान के जो इतिहास है उसके बारे में। तो इससे पहले भी हम लोगों ने 2 वीडियो बना रखे हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे, कृपया करके वो वीडियो देखें। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि राजस्थान को राजस्थान कहने से पहले राजपूताना कहते थे। और राजपूताना कहने का अर्थ है कि यहाँ पर राजपूत ज़्यादा रहते थे। तो अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास क्या क्या कहता है कि राजस्थान जो राजपूत है वो कहाँ कहाँ से आए हैं या किसकी संतान मानते हैं, कौन कौन से इतिहासकार, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान है, उत्पत्ति है राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 में। किसकी? हर्षवर्धन। उसके बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी वो पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक अनेक छोटे राज्यों की स्थापना हुई रही। ये राज्य आपस में संघर्ष रहते थे। मतलब है कि प्रत्येक राजा ये चाहता था कि मैं अपनी रियासत का हमेशा क्या करूं? विस्तार करूं। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत वंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहते हैं। ये इस बात की जो है साक्षी है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि ये वह राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक के जो युग होता है हम उसको क्या कहते हैं? राजपूतों का युग कहते हैं। अब हमारे पास में जैसे ये प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इसके बारे में अपन को जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो अब देखिए कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, कौन कौन से विद्वान जो है, कौन कौन से इतिहासकार क्या मानते हैं, हम उसके बारे में डिटेल से पता करते हैं। देखिएगा, हम आगे चले तो हमारे पास में है कि वैदिक आर्यों की संतान। देखिएगा, हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखने का मिलेगा कि डॉक्टर जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है उन्होंने और सीवी वैद्य ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। किसकी संतान है? आर्यों की संतान। उनके कथन अनुसार, किनके कथन अनुसार? ये जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है और सीवी वैद्य है, उनका कथन कहना है, उनका कहना ऐसे है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? अश्व यानी घोड़े की पूजा करते थे। और अस्त्र की पूजा करते थे, मतलब किसी हथियार की पूजा करते थे। अस्त्र और शस्त्र दो शब्द होते हैं। यहाँ पर अपना को समझने का थोड़ा सा रहेगा जरूरी कि अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है। अस्त्र वह होता है जिसे हम फेंक कर चलाते हैं। किसे चलाते हैं? फेंक कर चलाते हैं। शस्त्र वो होता है जिसे हम लोग हाथ में पकड़ कर चलाते हैं। अस्त्र मतलब जैसे हो गया बाला है, बाला हम किसी सामने वाले पर फेंक कर चलाते हैं। इसी प्रकार से शस्त्र मतलब तलवार जो होती है हम हाथ में पकड़ कर चलाते हैं। तो वो उसकी पूजा करते थे। और प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में विश्वास रखते थे। यज्ञ मतलब है कि जो भी कोई शुभ कार्य करते थे उनके पहले वो हवन यज्ञ आदि करवाते थे और बलि देते थे। बलि मतलब है कि जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे कि सभी जो है किसी न किसी जाति से जुड़े हुए हैं, तो किसी न किसी बहुत सारी जातियों के अंदर ऐसा विद्यमान है अभी भी कि जैसे बकरे की बलि दी जाती है। कोई भी शुभ कार्य होता है या कोई इच्छा पूरी हो जाती है किसी देवी देवताओं के समक्ष, तो उसके जो है सम्मान के अंदर हम क्या करते हैं? बलि देते हैं। तो वैसे ही पहले भी करते थे। और उनके सुडौल शारीरिक गठन, इनका राजपूतों का जो ये इतिहासकार कहते हैं कि इनका जो शरीर था वो कैसा था? शरीर एकदम गठन था, सुडौल था, लंबी नाक थी और लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। कैसे? क्योंकि आर्यों की जो शारीरिक विशेषता है वो भी यही हुआ करती थी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक आर्यों की संतान है। ये हुई नंबर 1 बात। किसकी संतान बोल रहे राजपूतों को? वैदिक आर्यों की संतान। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अग्निकुंड से भी हम लोग ये बता रहे हैं कि वो वैदिक आर्य किसे। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनका दरबारी विद्वान था।
कौन था? चंद्रबरदाई। इन्हीं के नाम पर एक चंद्रबरदाई नगर भी अजमेर में स्थापित है। ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा पृथ्वीराज रासो। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई है। किसके लिए लिखा गया है? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए लिखा गया है। इन्होंने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, मतलब अपनी वो पूजा पाठ करते थे। इन अनुष्ठानों को क्या करते थे? राक्षस जो है या तो मांस लेके आ जाते थे या हड्डी या यहाँ पर मल मूत्र करके उसको अपवित्र कर देते थे। मतलब जहाँ पर वो पूजा करते थे तो वहाँ पर या तो वो क्या करते थे कि मांस लेके आ जाते थे किसी जानवर का, या फिर उस जानवर की हड्डी फेंक देते थे, या मल मूत्र खुद ही मल मूत्र कर देते थे ताकि वो जगह अपवित्र हो जाए और उनकी जो तपस्या है वो भंग हो जाए। तो वशिष्ठ मुनि, ये नाम आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वशिष्ठ मुनि ने इसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न करे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो सीरियल वगैरह ये आते हैं तो इसके अंदर जो कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जाते हैं कि जो ब्राह्मण या कुछ यज्ञ करने वाला होता है तो वो अग्नि कुंड में से किसी न किसी देवता को प्रकट कर लेता है। तो इन राक्षसों को निपटने के लिए भी जो वशिष्ठ मुनि हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया था कि इनसे निपटने के लिए 3 जो है योद्धा बुलाए, जो कौन से होते थे? परमार, चालुक्य और प्रतिमार। क्या है? परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। ठीक है, हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे, अभी मैं बताता हूँ। किंतु जब ये तीनों भी राक्षस को जो है असमर्थ सिद्ध हो गए, मतलब उन राक्षसों को ये मार नहीं पाए थे, तब वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया था। और 3 से ज्यादा, जो पहले 3 उत्पन्न किए थे ना, कौन कौन से? परमार, चालुक्य, प्रतिहार, उनसे ज्यादा ताकतवर था और हथियारों से भी सुसज्जित था। इसके पास हथियार भी ज्यादा थे, जिसका नाम क्या रखा गया? चौहान रखा। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि द्वारा अग्निकुंड से बताई गई है कि ये अग्निकुंड से निकले हैं। जो चौथा चौहान बना है वो चौहान आगे जाकर राजपूत बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये याद रख सकते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है उन्होंने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। तो उनके नाम क्या है? तो आप याद कर सकते हैं C2P2। क्या याद कर सकते हैं? C2P2, 2 C, यानी एक तो चौहान, क्या आ जाएगा? चौहान। आपके पास में C2P2 यानी एक चौहान एक चालुक्य, P2 यानी 2 P, एक प्रतिहार और एक परमार। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इसका तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भाई अग्निकुंड से कैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये इनका मानना है। ठीक है, तो हमारे पास में 2 बातें हो गई, वैदिक आर्यों की संतान और अग्निकुंड से। नेक्स्ट बात करते हैं। आगे जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बोलता है इनमें कि ब्राह्मणों से भी उत्पत्ति हुई है। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर जो है वो ये कहते हैं कि गुहिल राजपूत का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ रियासत से। कहाँ से है? मेवाड़ रियासत से। ओके, तो राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। उनमें ब्राह्मणों का भी एक प्रकार बताया है जिसका नाम है नागर। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। और बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है कि उनकी जो गोत्र थी वो ब्राह्मण थी। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह जो है वो अवंती सुंदरी के साथ में होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य। मतलब राजशेखर जो ब्राह्मण है उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ में हुआ था। तो ये जो है कि ये ब्राह्मण है, इस बात का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के जो गुहिल हैं उनको नागर जाति के ब्राह्मण का वंशज बताया है। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है। मतलब एक नया राइटर और आया जयदेव, उसने क्या लिखा है? गीत गोविंद। उसकी टीका में स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। ये पुरोहित क्या होता है? पुरोहित होता है प्यारे बच्चों की जैसे
हमारे पुष्कर घाट हैं या जो भी पवित्र घाट हैं, वहाँ पर जो पूजा अर्चना करते थे मंदिर में, पुराने समय में जो विशेष आदमी पूजा अर्चना करते थे तो उनको बोलते थे पुरोहित। क्या बोलते थे? पुरोहित। उनका गोत्र ही अपना लेते थे। ठीक है, तो इसलिए राजपूत जो है वो ब्राह्मण है, लेकिन ये डॉक्टर दशरथ शर्मा उनको ऐसा नहीं मानते। अब बात करते हैं कि विदेशियों की संतान भी मानते कुछ इतिहासकार। तो राजस्थान के इतिहास जो लेखक हैं वो है जेम्स टोड। कौन से जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज। ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान के इतिहासकार, राजस्थान के नहीं है ये इंग्लैंड के हैं, डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड। तो सॉरी, कर्नल जेम्स टोड। इन कर्नल जेम्स टोड जो है इन्हीं को जो है घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, घोड़े वाला बाबा क्यों कहते हैं जी? ये क्या करते थे कि जब राजस्थान में आए थे, सबसे पहले जो है भीलवाड़ा के अंदर आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जब ये आए थे तो उन्होंने क्या करता था कि जो ऐतिहासिक जगह हैं उनकी खोज करने के लिए, उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाने के लिए ये घोड़े पर सवार होकर इधर उधर घूमते थे, इसीलिए इनको घोड़े वाला बाबा कहते हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई थी, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे, यहीं पर आकर शासक बन गए थे, राजा बन गए थे, तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में इनको शामिल कर लिया गया। मतलब ये कि बाहर से आए थे और इसके बाद में ये बाहर से आने का मतलब अपवित्र मान रहे थे, बाद में इनको अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर लिया गया और उसके बाद में इनको यहीं के राजा बना दिए गए, और उन्हीं को हम लोग आज राजपूत पढ़ रहे हैं। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित के तर्क दिए। उन्होंने कारण भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि टोड ने राजपूतों को शक सीथियन प्रमाण दिए हैं। राजपूतों के रीति रिवाज शक सीथियन और हूणों से मिलते हैं, तभी तो अपन उनका अनुमान लगाते हैं। इतिहास में कोई ऐसी प्रमाणित बात तो कह नहीं सकते हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा करते हैं और वो ऐसा करते थे, तो हो सकता है इनका उनसे कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। जैसे अश्व पूजा करते थे, घोड़े की पूजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे, अस्त्र पूजा करते थे। मैं समझा चुका हूँ पहले कि जो जिसको फेंक कर चलाते हैं अस्त्र पूजा करते थे, अस्त्र की शिक्षा भी लेते थे, तीर वगैरह चलाने। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। अब देखते हैं। और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है, ये बात है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूत ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। राजपूत तो खुद कभी भी नहीं बताते कि हम लोग विदेश से आए। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते। किससे बताते? सूर्य और चंद्र। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन, जो कर्नल टोड साहब ने बोला है, तो शक या सीथियन रीति रिवाजों के साम्यता स्थापित करना भी अनुचित नहीं है, ऐसा राजपूतों का कहना है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है। कहते हैं कि सूर्य की पूजा वैदिक काल से ही जो है भारत में प्रचलित है, इसलिए हम लोग जो है सूर्य की पूजा करते थे। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से पता था, इसलिए हम लोग अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं। ये इनका ऐसे कैसे कहना है कि हम सीथियन और जो शक जाति हैं उनसे हैं, तो ये इनका ये कहना है कि ये चीज जो है कहना हमारे बारे में अनुचित है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच में कुछ न कुछ मतभेद अवश्य रहा कि ये सही है या गलत है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है, जो भी विदेशी जातियां भारत में आई स्थायी रूप से यहीं निवास करने लग गई, उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया। हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित भी कर लिया बहुत सारी जातियों। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती है। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है कि सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति हुई हो। किनकी? राजपूतों की। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है, क्योंकि राजपूत हमेशा से एक क्षत्रिय रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि राजपूत वंश के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। हम लोग मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे, फिर मारवाड़ रियासत पढ़ेंगे, फिर बीकानेर रियासत पढ़ेंगे।
तो हम राजपूतों के बारे में आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लोग जो है इसका रिवाइज करिएगा, जो जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन कराई है उनको स्पेशली आप नोट कर लीजिएगा इन शॉर्ट। आपको नोट्स बनाना है बिल्कुल शॉर्ट में। और ये अच्छा एक बात और है कि ये जो है ये बुक एकदम ऑथेंटिक बुक है, और कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूँ उसके लिए भी राजस्थान के इतिहास के जो जो टॉपिक इसमें से टच हो रहे सबसे बेस्ट बुक मानना है मेरा। धन्यवाद।